बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक पूरे जंगल को कुछ पल के लिए रोशन करती और फिर चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता। घने जंगल के बीच बनी एक पुरानी सरकारी हवेली के सामने एक जीप आकर रुकी। जीप से लगभग 28 साल का एक युवक अपना बैग लेकर नीचे उतरा। उसका नाम था अनिरुद्ध। सरकार ने उसे राजपुर की इस पुरानी हवेली का नया चौकीदार बनाकर भेजा था। हवेली को देखते ही उसके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा विशाल लोहे का फाटक और हवेली के चारों ओर उगे विशाल बरगद और पीपल के पेड़। पूरा माहौल किसी डरावनी कहानी जैसा लग रहा था। साहब, मेरा काम यहीं तक था। अब आगे आपको अकेले जाना होगा। इतनी जल्दी जा रहे हो? आसपास कोई गांव तो होगा। गांव है, लेकिन यहाँ रात होने के बाद कोई नहीं आता। क्यों? लोग कहते हैं इस हवेली में रात को कोई चलता है। इतना कहकर ड्राइवर तुरंत जीप घुमाकर चला गया। कुछ ही सेकंड में उसकी गाड़ी अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ अनिरुद्ध, उसका बैग और वह डरावनी हवेली थी। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और लोहे का फाटक धक्का देकर खोला। फाटक की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हवेली बाहर से जितनी पुरानी दिख रही थी, अंदर उससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी। दीवारों पर वर्षों पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। मुख्य हॉल बिल्कुल साफ था, जैसे कोई रोज उसकी सफाई करता हो। अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो सफाई कौन करता है? उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। अनिरुद्ध तुरंत पलटा। एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन और टिफिन लिए खड़ा था। मैं हरिया हूँ, गांव से खाना लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ आप मिल गए। यहाँ और कौन रहता है? दिन में कोई कोई आ जाता है, लेकिन रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। तो आप रुक जाइए, अकेले अच्छा नहीं लगेगा। नहीं साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंधेरा होने के बाद इस हवेली में नहीं रुक सकता। आखिर डर किस बात का है? अगर रात में कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखिए। इतना कहकर हरिया काका तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। अनिरुद्ध कुछ देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसने सोचा, गांव वाले भी ना कैसी कैसी बातें मान लेते हैं। उसने खाना खाया, कमरा साफ किया और अपना सामान रखकर बिस्तर पर लेट गया। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। बाहर हवा तेज होने लगी। पुरानी खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। अचानक पूरी हवेली में किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज गूंज उठी। अनिरुद्ध तुरंत उठ बैठा। उसने टॉर्च उठाई। आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। पूरा बरामदा खाली था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की भारी जंजीर घसीट रहा हो। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि उसकी अपनी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। उसी समय ऊपर किसी छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। अनिरुद्ध वहीं रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया। उसका गला सूख गया। उसे हरिया काका की बात याद आ गई, अगर कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। लेकिन तभी आवाज इस बार उसके बिल्कुल पीछे से आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी बारिश में भीगकर अंदर आया हो। वे निशान धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। अनिरुद्ध भी उन्हें देखते हुए ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक कमरा था, जिसका दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर घना अंधेरा था। तभी उस कमरे के भीतर दो सकती आंखें दिखाई दी और अगले ही पल पूरी हवेली में एक साथ सभी दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। अनिरुद्ध घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उस अंधेरे कमरे से एक भारी आवाज, आखिर कोई वापस आ ही गया। यह सुनते ही अनिरुद्ध के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। टॉर्च की रोशनी घूमते हुए उस कमरे की ओर पड़ी और पहली बार उसे उस साए की परछाई दिखी, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। अनिरुद्ध के हाथ से टॉर्च छूटकर फर्श पर गिर चुकी थी।
उसकी रोशनी कभी दीवार पर पड़ती तो कभी उस अंधेरे कमरे के दरवाजे पर, लेकिन जिस साए की आवाज अभी कुछ पल पहले गूंजी थी वह अब वहां नहीं था। पूरा गलियारा फिर से खामोश हो चुका था। अनिरुद्ध ने कांपते हुए टॉर्च उठाई। उसने एक बार फिर उस कमरे के अंदर रोशनी डाली। कमरा बिल्कुल खाली था, न कोई इंसान, न कोई परछाई, न कोई आवाज, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। धूल के बीच किसी भारी चीज को घसीटने के ताजा निशान बने हुए थे। वे निशान कमरे के अंदर से शुरू होकर सीधे दीवार तक जा रहे थे और दीवार पर जाकर खत्म हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के अंदर ही गायब हो गया हो। अनिरुद्ध ने दीवार थपथपाई। वह बाकी दीवारों से अलग सुनाई दे रही थी। इसके पीछे जरूर कुछ है। लेकिन जैसे ही उसने दीवार को जोर से धक्का दिया, नीचे लगी पुरानी लकड़ी टूट गई और उसके पीछे से एक छोटी सी जगह दिखाई दी। उस जगह में धूल से ढकी एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। अनिरुद्ध ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, जिसने भी इसे पाया है वह आज रात हवेली से बाहर मत जाना। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गईं। वह डायरी लेकर नीचे अपने कमरे में आ गया। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली का डरावना माहौल कुछ सामान्य लगने लगा। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। साहब दरवाजा खोलिए। अनिरुद्ध ने दरवाजा खोला। हरिया काका हमेशा की तरह खाना लेकर आए थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर घबराहट पहले से ज्यादा थी। आप जिंदा हैं? मतलब? आज तक जो भी यहाँ पहली रात रुका वह सुबह होने से पहले भाग गया। हरिया काका, इस हवेली में आखिर है कौन? हरिया काका कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर सच जानना है तो गांव की मीरा बिटिया से मिलिए। उसे इस हवेली के बारे में बहुत कुछ पता है। कुछ देर बाद अनिरुद्ध गांव पहुंचा। गांव छोटा था, लेकिन एक बात उसे अजीब लगी। हवेली का नाम सुनते ही हर आदमी उसकी तरफ देखने लगता, जैसे वह कोई मौत का सफर शुरू कर चुका हो। थोड़ी देर बाद वह गांव के स्कूल पहुंचा। जी आप? मैं अनिरुद्ध हूँ, हवेली का नया चौकीदार। यह सुनते ही मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। तो आपने पहली रात काट ली? आपको कैसे पता? क्योंकि हर नया चौकीदार पहली ही रात कुछ न कुछ देखता है। मैंने एक साया देखा और ये डायरी मिली। मीरा ने डायरी देखते ही उसे झटके से अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखें फैल गईं। ये डायरी अभी भी हवेली में थी? क्या मतलब? ये डायरी लगभग 30 साल पहले वहां रहने वाले आखिरी सरकारी अफसर की थी। उसके बाद वो आदमी अचानक गायब हो गया था। अनिरुद्ध ने डायरी खोली। पहले कई पन्ने खाली थे, लेकिन बीच के एक पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो समझ लेना, जिसे तुम भूत समझ रहे हो वह असली खतरा नहीं है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब? यानी हवेली में जो दिखाई देता है उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई और है। उसी समय बाहर से किसी ने आवाज लगाई, मीरा बिटिया। मीरा और अनिरुद्ध बाहर आए। सरपंच मुस्कुराते हुए खड़े थे। अनिरुद्ध बेटा, सुना है पहली रात ठीक रही? जी, लेकिन हवेली में कुछ अजीब जरूर है। पुरानी इमारत है, लोग बेवजह भूत प्रेत की बातें बना देते हैं। तुम इन सब पर ध्यान मत दो। सरपंच चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी नजर एक पल के लिए उस डायरी पर पड़ी और उनके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। अनिरुद्ध ने यह बात नोटिस कर ली। रात अनिरुद्ध फिर हवेली लौट आया। इस बार उसके हाथ में डायरी थी। घड़ी ने ठीक 12 बजाए। तभी ऊपरी मंजिल से फिर वही जंजीर घसीटने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार उस आवाज के साथ किसी आदमी की दर्द भरी चीख भी सुनाई दे रही थी। अनिरुद्ध ने टॉर्च उठाई और ऊपर भागा। गलियारा खाली था, लेकिन इस बार दीवार पर खून जैसे लाल रंग से एक नया वाक्य लिखा था, तहखाना खोलो। अनिरुद्ध उस लिखावट को देख ही रहा था कि अचानक पूरी हवेली की फर्श जोर से कांपने लगी। अगले ही पल मुख्य हॉल के बीच रखी भारी लकड़ी की अलमारी अपने आप सरकने लगी और उसके नीचे पत्थरों से ढका एक पुराना तहखाने का दरवाजा दिखाई देने लगा। उसी समय अंधेरे से वही भारी आवाज फिर गूंजी, सच्चाई नीचे दफन है। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से टॉर्च उस तहखाने की सीढ़ियों पर डाली और उसे ऐसा लगा जैसे नीचे कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा हो। मुख्य हॉल के बीचों बीच रखी भारी अलमारी अपने आप एक तरफ सरक चुकी थी।
उसके नीचे पत्थरों से बना एक पुराना तहखाने का दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर मोटी लोहे की जंजीर लिपटी हुई थी। जंजीर पर लगा ताला पूरी तरह जंग खा चुका था। अनिरुद्ध कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, सच्चाई, नीचे दफन है। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और जंजीर हटाकर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। उस हवा में मिट्टी, नमी और किसी पुराने बंद कमरे जैसी अजीब गंध थी। जो भी सच है आज पता चल ही जाएगा। वह टॉर्च जलाकर सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद सामने एक बड़ा सा तहखाना दिखाई दिया। चारों तरफ लकड़ी के पुराने बक्से पड़े थे। दीवारों पर जंग लगे औजार टंगे हुए थे और एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी रखी थी जिस पर मोटी रस्सियां अब भी बंधी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहां किसी को बांध कर रखा गया हो। अनिरुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। धूल में किसी के घसीटे जाने के निशान आज भी साफ दिखाई दे रहे थे। वह उन निशानों का पीछा करते हुए तहखाने के आखिरी कोने तक पहुंचा। वहां एक लोहे का संदूक रखा था। उसने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई जेब घड़ी और एक सरकारी पहचान पत्र रखा था। पहचान पत्र पर धूल जमी हुई थी। अनिरुद्ध ने उसे साफ किया। उस पर लिखा था, सरकारी चौकीदार विजय प्रताप। नीचे की तस्वीर धुंधली हो चुकी थी। तो मुझसे पहले यहां विजय प्रताप नाम का चौकीदार था। तभी पीछे किसी के चलने की आवाज आई। अनिरुद्ध तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार उसके बिल्कुल पीछे से। वह पलटा, फिर भी कोई नहीं। उसी क्षण टॉर्च अपने आप बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद उसी अंधेरे में दो सफ़ेद और एक भारी आवाज गूंजी, यहाँ से चले जाओ। पूरा तहखाना दिखाई देने लगा, लेकिन वह साया गायब था। तभी तीली बुझ गई और उसी समय ऊपर हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। अनिरुद्ध तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। पूरा हॉल पहले जैसा शांत था, लेकिन हॉल के बीचों बीच अब कोई खड़ा था। वह मीरा थी। मीरा, तुम यहां? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी। हरिया काका ने बताया कि तुम हवेली लौट आए हो। तुम्हें यह तहखाना पहले से पता था? हाँ, लेकिन गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे खोले। अनिरुद्ध ने उसे विजय प्रताप का पहचान पत्र दिखाया। मीरा उसे देखते ही चौंक गई। विजय प्रताप ये वही चौकीदार था जो लगभग 25 साल पहले अचानक लापता हो गया था। लापता? गांव वालों का कहना था कि उसे हवेली का भूत उठा ले गया। अनिरुद्ध कुछ सोच ही रहा था कि तभी हरिया काका हांफते हुए हवेली में दौड़ते आए। साहब, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? सरपंच जी पूरे गांव में कह रहे हैं कि हवेली फिर जाग गई है। उन्होंने आज रात। मीरा ने हैरानी से हरिया काका की ओर देखा। लेकिन सरपंच को कैसे पता चला? यही तो समझ नहीं आ रहा। रात हो चुकी थी। अनिरुद्ध ने फैसला किया कि आज वह जागकर पूरी रात निगरानी करेगा। घड़ी में ठीक 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। हवेली के बाहर लगे पुराने पीपल के पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगीं। तभी मुख्य दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। अनिरुद्ध ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुराना लिफाफा रखा था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, यह खत सिर्फ अनिरुद्ध के लिए है। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसी ने सबसे बड़ा पाप किया है। अनिरुद्ध ने तुरंत मीरा और हरिया काका की तरफ देखा। तीनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय हवेली के बाहर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। अनिरुद्ध दौड़कर बाहर निकला। हवेली के फाटक के पास सरपंच रघुवीर सिंह खड़े थे, लेकिन उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उनके हाथ में वही पुरानी जेब घड़ी थी जो कुछ मिनट पहले अनिरुद्ध ने तहखाने के संदूक में देखी थी। अनिरुद्ध की आंखें फैल गईं। वह समझ नहीं पाया कि अगर घड़ी अभी भी संदूक में थी तो सरपंच के हाथ में वही घड़ी कैसे आ गई। और तभी सरपंच मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जिसमें डर, राज और धोखा तीनों एक साथ छिपे हुए थे। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था,
एक ही घड़ी दो जगह कैसे हो सकती है? सरपंच जी, ये घड़ी आपको कहाँ मिली? पुरानी चीज है बेटा, गांव में ऐसी बहुत मिल जाती हैं। सरपंच ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन पहली बार अनिरुद्ध को उनकी आंखों में डर दिखाई दिया। कुछ देर बाद सरपंच वहां से चले गए। मीरा चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखती रही। उन्होंने झूठ बोला है। तुम्हें कैसे पता? वह घड़ी गांव में सिर्फ एक आदमी के पास थी, विजय प्रताप के। हरिया काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी बात बता दूं। तीनों हवेली के बरामदे में बैठ गए। बाहर तेज हवा चल रही थी, दूर कहीं बिजली चमकी। 25 साल पहले विजय प्रताप इसी हवेली का चौकीदार था। बहुत ईमानदार आदमी था। एक रात उसने हवेली में कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या देखा था उसने? मुझे नहीं पता, लेकिन अगले ही दिन वह गायब हो गया। और उसी दिन से गांव वालों में ये बात फैला दी गई कि हवेली में भूत रहता है। अनिरुद्ध के दिमाग में कई बातें एक साथ जुड़ने लगी। अगर विजय प्रताप को भूत ने नहीं मारा तो फिर उसे किसने गायब किया? उसी समय हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। तीनों दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा टूटा पड़ा था। बक्से के अंदर कुछ सरकारी फाइलें थीं। एक फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, राजपुर हवेली, गोपनीय अभिलेख। अनिरुद्ध ने फाइल खोली। अंदर कई पुराने दस्तावेज थे। सबसे आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में युवा विजय प्रताप खड़ा था। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे और सबसे आगे युवा रघुवीर सिंह। मतलब सरपंच विजय प्रताप को पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। उसी फाइल से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। उस पर जल्दी जल्दी में लिखा गया था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना, मुझे इंसानों ने मारा है, भूतों ने नहीं। नीचे हस्ताक्षर थे, विजय प्रताप। अनिरुद्ध ने वह कागज कसकर पकड़ लिया। अब उसे यकीन हो चुका था कि इस हवेली का रहस्य किसी आत्मा से नहीं बल्कि इंसानी लालच से जुड़ा हुआ है। तभी हवेली के बाहर किसी के भागने की आवाज आई। अनिरुद्ध तुरंत बाहर दौड़ा। उसे अंधेरे में एक आदमी जंगल की तरफ भागता दिखाई दिया। वह उसके पीछे दौड़ा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। कुछ दूर जाकर वह आदमी अचानक रुक गया। जैसे ही अनिरुद्ध उसके करीब पहुंचा, बिजली चमकी। उस चमक में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वह सरपंच रघुवीर सिंह थे, लेकिन अगले ही पल उनके पीछे एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। सरपंच ने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर पहली बार मौत का डर साफ नजर आया। 25 साल तक सच दबा रहा, अब हिसाब पूरा होगा। तेज हवा का झोंका आया। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की। जब उसने दोबारा देखा, सरपंच वहां नहीं थे। सिर्फ उनकी वही पुरानी जेब घड़ी गीली मिट्टी पर पड़ी हुई थी और जंगल के भीतर से किसी की दर्दनाक चीख गूंज उठी। जंगल में गूंजती दर्दनाक चीख कुछ ही सेकंड में सन्नाटे में बदल गई। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। अनिरुद्ध ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। सरपंच रघुवीर सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसी समय हरिया काका और मीरा भी वहां पहुंच गए। सरपंच जी कहाँ हैं? अभी यहीं थे, फिर अचानक गायब हो गए। तीनों ने जंगल में काफी देर तक तलाश की, लेकिन सरपंच का कोई पता नहीं चला। तभी हरिया काका की नजर मिट्टी पर बने पैरों के निशानों पर पड़ी। वे निशान जंगल के अंदर नहीं बल्कि वापस हवेली की ओर जा रहे थे। वह वापस हवेली गया है। तीनों बिना समय गंवाए हवेली पहुंचे। जैसे ही मुख्य दरवाजा खुला, अंदर की हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें टेढ़ी हो चुकी थीं। ऊपर वाली मंजिल से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सच आज छिपेगा नहीं। अनिरुद्ध, मीरा और हरिया काका ऊपर पहुंचे। वह कमरा जो हमेशा बंद रहता था, आज पूरी तरह खुला हुआ था। कमरे सरपंच घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें डरी हुई थी। वह बार बार सामने खड़े अदृश्य किसी व्यक्ति से माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। सरपंच जी, आखिर सच क्या है? सरपंच रोने लगा।
कई सालों से दबा हुआ राज आखिर उसके मुंह से निकल ही गया। 25 साल पहले सरकार ने इस हवेली के नीचे छिपे पुराने खजाने की जांच के लिए विजय प्रताप को भेजा था। उसे तहखाने में कुछ पुराने सोने के सिक्के और बहुमूल्य मूर्तियां मिली थीं। उसने कहा था कि वह सब सरकार को सौंप देगा, लेकिन मैं लालच में अंधा हो गया। मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला किया, उससे सब छीन लिया और उसे इसी तहखाने में मरने के लिए छोड़ दिया। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गईं, पूरी हवेली कांपने लगी। उसी समय कमरे के अंधेरे कोने से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। वह वही रहस्यमयी साया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई राक्षस नहीं था, वह विजय प्रताप की बेचैन आत्मा थी। मैंने कभी बदला नहीं चाहा, मैं सिर्फ चाहता था कि मेरा सच दुनिया के सामने आए। अनिरुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ वह सब कानून के सामने आएगा। इतना सुनते ही विजय प्रताप की आत्मा ने सरपंच की ओर देखा। सरपंच रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मैं अपने गुनाह की सजा भुगतने को तैयार हूं। उसी समय हवेली के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। मीरा ने पहले ही गांव के चौकी प्रभारी को सारी बात बता दी थी। पुराने तहखाने से मिले दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और सरपंच का खुद का कबूलनामा सबूत बन चुके थे। पुलिस सरपंच को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। जाते जाते उसने एक बार हवेली की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी हवेली से दूर, हवा शांत होने लगी। पहली बार उस हवेली में सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा लग रहा था। विजय प्रताप की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई। उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। कुछ ही क्षणों में वह रोशनी आसमान में विलीन हो गई। उस रात के बाद हवेली से जंजीरों की आवाज आना बंद हो गई। न किसी ने रोने की आवाज सुनी, न किसी ने किसी साए को देखा। सरकार ने हवेली का जीर्णोद्धार करवाया। अनिरुद्ध वहीं अपनी नौकरी करता रहा। मीरा ने हवेली के इतिहास पर एक किताब लिखी और हरिया काका हर सुबह मुस्कुराते हुए चाय लेकर आने लगे। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, बरसात की कुछ रातों में अगर कोई उस पुरानी हवेली के सामने रुक जाए तो बरामदे में खड़ा एक चौकीदार दिखाई देता है, जो बस एक बार मुस्कुराकर सलाम करता है और अगले ही पल हवा में गायब हो जाता है। शायद वह डर नहीं, एक ऐसे इंसान की आखिरी ड्यूटी है जिसे आखिरकार न्याय मिल गया।